दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष पांडव जी। पीयूष पांडव जो गुजरात के सूरत से चलकर मुंबई की चकाचौंध दुनिया में स्थापित हो चुके हैं। उनकी संघर्ष से सफलता तक की आज जर्नी हम जानेंगे। उनके मेहनत और मैनेजमेंट के बड़े-बड़े सेलिब्रिटी कायल हैं। तो स्वागत है पीयूष जी आपका। नमस्कार, नमस्कार। बताइए कुंदन जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो ये इवेंट मैनेजमेंट की बीज कैसे इसकी बीज कहाँ रोपे आपने? कैसे शुरुआत हुई इसकी थोड़ा-सा इवेंट मैनेजमेंट ही क्यों चुना आपने थोड़ा बताइए अपने व्यूअर को? इवेंट मैनेजमेंट ऐसी चीज है कुंदन जी, जिसमें क्रिएटिविटी का एक्सपीरियंस होता है और क्रिएटिविटी मैंने रियल फ्लावर में से चुनी। मैं कुछ फंक्शंस में गया, वहाँ पे मैंने कुछ लोग रियल फ्लावर की क्रिएटिविटी देख के मैंने वो सीखना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे मैं वो काम करता गया, धीरे-धीरे सब लोग मेरे साथ जुड़ते गए। तो जैसे-जैसे मेरे साथ वेंडर लोग जुड़ते गए इवेंट के लिए, डेकोरेशंस के लिए, मैं प्रॉपर्ली रियल फ्लावर डेकोरेशंस का काम करता था। तो वो लोग मज़दूर लोग मेरे साथ जुड़ते गए, उसी ने मेरे को पुशअप किया इवेंट के लिए। और 2012 में मैंने एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का इवेंट मैनेजमेंट किया था और उसी में मैं उसी के ठीक 3 साल बाद वही कंपनी मेरे को एक बार इवेंट के हायर किया था। वही कंपनी मेरे को बोले कि ये मैराथन में अपने को सेलिब्रिटी लाना है। तब मेरे पास सेलिब्रिटी का कोई कांटेक्ट नहीं था। एक मेरा दोस्त था, उसी ने मेरे को सेलिब्रिटी का कांटेक्ट करवाया था और उसी सेलिब्रिटी को हम मैराथन में लाए थे। उसी से हमारा सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी दौर स्टार्ट हुआ और इवेंट मैनेजमेंट का भी दौर हुआ, अभी तक चल रहा है। तो अभी तक कौन-कौन से जो नामचीन बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनका आपने इवेंट मैनेजमेंट में ब हिस्सा लिया है, जो आपके हिस्से में आया बड़े-बड़े इवेंट में? 2 महीने पहले अक्षय कुमार के साथ इवेंट मैनेजमेंट किया था। एज़ अ अक्षय कुमार सेलिब्रिटी गेस्ट इन अ कल्याण ज्वेलर्स ओपनिंग अपीयरेंस। और उसके उसके पहले राजकुमार राव के साथ मैंने गोधरा में कल्याण ज्वेलर्स का काम किया था। उसके पहले सूरत में मैंने 2 सेलिब्रिटी के साथ काम किया था। जी, रवीना टंडन, रणवीर के साथ काम किया था। और जी। क्या है कि हमारे सूरत में नवरात्रि का दौर चलता रहता है ना, वो गरबे का सीजन बोलते हैं। गरबे के सीजन में क्या है कि सेलिब्रिटी लोगों का क्या है कि झुंड आता है पूरा, मल्टीपल जगहों पे छोटे-छोटे सेलिब्रिटी को अपीयरेंस के लिए लोग बुलाते हैं। तो उसी से मैंने सारे सेलिब्रिटी को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने खुद सेलिब्रिटी को बुकिंग देना स्टार्ट किया। देन अपना बुकिंग सेलिब्रिटी एक्सेप्ट करते गए और क्लाइंट लोग अपने को बुकिंग देना स्टार्ट कर दिया वगैरह सब सारी चीजें क्लाइंट से और रेफरेंस से अपना इवेंट मैनेजमेंट में वर्क चलता रहा। और उसके साथ मैंने उदयपुर पैलेस में 3 डेस्टिनेशन वेडिंग किया और बेंगलोर में 6 डेस्टिनेशन वेडिंग किया और 8 डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने हैदराबाद में किया। 2 डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने दिल्ली में किया ओह! और मेरा नेक्स्ट 7 डेस्टिनेशन वेडिंग इन कन्याकुमारी ओह! बहुत नेक्स्ट बढ़िया। तो सीजन। सूरत से मुंबई यहाँ जमने का, यहाँ स्थापित होने का इरादा कैसे बनाया आपने? कैसे ख़्याल आया कि मुंबई में ये किया जाए, ये कारवां आगे बढ़ाया जाए? एक्चुअली मैंने मुंबई आने से पहले मैंने एक कॉरपोरेट इवेंट किया था। वहाँ पे क्या है कि लड़की लोगों को तलवारबाजी सिखाया जा रहा था। वो इवेंट में मैंने एक सेलिब्रिटी को बुलाया था। वो उसका नाम मैं नहीं लूँगा। शी इज़ माय क्लोज़ फ्रेंड। आप भी उनसे मिल चुके हो और अपने जी, जी, जी। ग्रुप के सारे सर्कल वाले उनसे मिल चुके हैं, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगा। वो सेलिब्रिटी मेरे को सजेशन दिया कि पीयूष, आप में पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप कुछ भी सारा वर्क आगे जाके कर सकते हो। उसी ने मेरे को थॉट दिया। देन उसी के कांटेक्ट से मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना और मेरा नेक्स्ट मिशन है कि मैं एक बढ़िया सा प्रोड्यूसर बनने वाला हूँ। वाह, वाह, वाह! और
और उसके लिए वो अग्रिम बधाई। और वो उस प्रोजेक्ट में आपसे बातचीत हुई थी, तो वो कहाँ तक बढ़ा? वो कब तक फाइनल होगा? अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो मैं वर्टिकल ड्रामा में, वो सारे पब्लिक्स लोगों को तो पता ही है वर्टिकल ड्रामा क्या चीज है। अभी मैं रिसेंटली पॉकेट एफएम 5 एपिसोड करके आया और 35 एपिसोड में एज अ प्रोडक्शन करने वाला हूँ। 5 एपिसोड का ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया है, 35 एपिसोड मेरा पेंडिंग है। 10 दिन के बाद हमारा कंटिन्यूस पॉकेट एफएम का शूट होगा। उसके बाद हमारा कुकू एफएम का 11 एपिसोड का कंटिन्यू शूट है। देन उसके बाद मैं एक शाहिद मालिया का एल्बम कर रहा हूँ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। उसी में मैंने सारे नॉन फेस कास्टिंग करवाया है। ये और आपके उसके बाद इवेंट में, इवेंट जो मैनेजमेंट की आप जो कंपनी रन करते हैं, उसमें क्या चुनौती आती है? मतलब जो आपके लिए लगता है कि यार ये अगर ऑर्गेनाइज्ड हो, ये चीज़ें दुरुस्त हो तो और बेहतर आप कर पाएँगे। तो क्या चुनौतियाँ हैं आपके इस रास्ते में आपके? इवेंट ये मैनेजमेंट कंपनी में अक्सर क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं? बहुत सारी चुनौतियां ये कब अपन जो क्लाइंट को जो बजट देते हैं वो क्लाइंट अफोर्ड नहीं, जो क्लाइंट बजट है वो बजट में अपन इवेंट मैनेजमेंट का बीच का रास्ता निकाल के अपने को इवेंट मिलता है और अपने वेंडर लोगों को भी संभालना पड़ता है। दोनों का बीच का गैप मेंटेन रख के अपने को अपना प्रॉफिटेशन भी शेयरिंग वेंडर लोगों को करना है, देखना है। वेंडर लोगों को टाइम पे सेट रेडी करवाना, जो भी इवेंट की सिचुएशंस में होता है, जो भी थीम पे हम इवेंट करते हैं वो थीम टाइम से 2-3 घंटे पहले अपने को रेडी करवाना। एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एज अ संगीत संध्या का इवेंट रहता है, वेडिंग डेस्टिनेशंस में संगीत संध्या का इवेंट रहता है, तो उसी में क्लाइंट लोग हमारे को बोलते हैं कि ये थीम पे हमारे को चाहिए सेटअप। तो थीम पहले क्रिएट करना रहता है, वो थीम पे अपने को लाइट इक्विपमेंट डालना रहता है, वो थीम थीम के हिसाब से हमारे को एंकर अरेंज करना है, वो थीम के हिसाब से हमारे को ऑर्केस्ट्रा अरेंज करना है, और वो थीम के हिसाब से अपने को साउंड इफेक्ट भी देना है। छोटी छोटी चीजें इवेंट मैनेजमेंट मायने रखती है। और जैसा थीम रहता है उसी हिसाब से अपने को कैटरिंग डिपार्टमेंट भी क्लाइंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के हिसाब से समझ लो कि ये अपनी ये अयोध्या थीम हुई। हुँ। अयोध्या थीम पे हमारे पूरा सेटअप देना है, वो थीम के हिसाब से पूरा बॉक्स ट्रस्ट पे हमारे को लाइट फोकस करना रहता है। वो थीम के हिसाब से हमारे को कैटरिंग में पीआरओ गर्ल्स वगैरह सब एंटरटेनिंग चीज, जोकर्स मंकी मेंस वगैरह सब एंटरटेनिंग चीज हमारे को प्रोवाइड करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीजें मायने रख के जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज उनको प्रोवाइड करके क्लाइंट को हैप्पीनेस रखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट हमारे को ना बोल पाए कि आपने हमारे से ज्यादा ज्यादा बजट कोट किया है। अच्छा, आप जो इवेंट मैनेज करते हैं और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो करते हैं, तो आप में क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है? वो ज़रा साझा करना चाहें आप? इवेंट मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि क्लाइंट को एवरी डे न्यू क्रिएशंस चाहिए, और इवेंट मैनेजमेंट का जो भी मैनेजर होता है उनको एवरीडे अपडेट रहना पड़ता है। एज अ एग्जांपल, आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, आपके पास कुछ न्यू क्रिएशन आया है, ये यूनिक है, उसी एक साल में पूरा पैसा रिकवर करेगा, दूसरे को कम्पीट नहीं करने। यहाँ बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैं मुंबई में, और आपने अपने आप को स्थापित किया है, तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, उससे अलग क्या आपका थॉट रहता है?
या आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं, जो आपको मुंबई में स्थापित करने में सहयोग करता है, सफलता के लिए आगे बढ़ने में प्रेरित करता है? मुंबई मुंबई में मैं स्थापित हुआ, मुंबई में मैं कॉर्पोरेट इवेंट पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन वेडिंग पे अभी वेडिंग इवेंट पे मैं फ़ोकस नहीं करता हूँ। कॉर्पोरेट इवेंट में क्या है कि उन लोगों का फिक्स रहता है कॉर्पोरेट कंपनीज़ का, उनका महीने 3 महीने, 6 महीने, साल में एक बार बड़ा एनुअल फंक्शंस होता है, उसी में वो लोग हमारे को रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि हमारा क्राउड कॉम्बिनेशन इतना है, हमारे को ये रिक्वायरमेंट और हम ऐसा करना चाहते हैं। दैट्स सिंपल। कॉर्पोरेट इवेंट में, हाँ जी बोलिए। अ, मुंबई जो साथी आते हैं, वो कुछ और बनने आते हैं, कुछ यहाँ राइटर बनने आते हैं, एक्टर बन जाते हैं, कोई एक्टर बनने आते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं, कोई कुछ बनने आते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। तो क्या सच में आप इवेंट मैनेजर बनने आए थे या कुछ और बनने आए थे? क्या य आपका क्या योजना था? योजनाएँ क्या अ, थी आपकी यहाँ? मैं ऐसे आया था मुंबई में इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए, बट इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ मैं बन गया हूँ कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये ज़िग-ज़ैग पैटर्न ऐसा क्यों चलता है ये सच में माया नगरी में? मतलब कोई कुछ और करने आता है, कुछ और करता है, कुछ और बनता है। ये अधिकांश होता है, कोई अक्सर की बात नहीं है। ये अधिकांश लोगों के साथ होता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या फैक्ट है? फैक्टर क्या है? फैक्ट एंड फैक्टर। उस उसमें समझो मुंबई 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 माया नगरी है, समझो। ये माया माया नाम है ना, ये एक अलौकिक नाम है। वो माया ऐसी होती है, दो टाइप की माया होती है, एक असुरी होती है और एक सुरी होती है। असुरी माया होती है, वो इंसान को पायमाल करती है, और सुरी माया होती है, वो इंसान को रोडपति से करोड़पति बना सकती है। जी। वो मीनिंग होता है माया का। और वो नगरी में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, हुँ, एक अच्छे लोग मिलेंगे, एक फ्रॉड लोग मिलेंगे। वो जी, चकासना आपको, अच्छे लोग कौन है और फ्रॉड लोग कौन है, वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये सच में तो माया नगरी है, यहाँ कुछ और करने आते हैं, हो जाता कुछ और है। आप कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, तो बतौर कास्टिंग डायरेक्टर आपने कोई कुछ कौन-कौन ऐसे जो लोग हैं जो जिसका फेस है, वैल्यू है यहाँ मुंबई में, जिनको आपने कास्टिंग किया, जिन्होंने अपना कुछ नाम अच्छा बेहतर किया है, तो कुछ अगर रिकॉल कर पा रहे हो, कुछ ध्यान में आ रहा हो, तो आप अपने व्यूअर से साझा कर सकते हैं? बहुत सारे नाम है कुंदन जी। जैसे? एक्चुअली ये लाइव सेशन में मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप पर्सनली सबको मिल चुके हो। जी, 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 जी। तो यानी समझो 1 साल में मैं कास्टिंग डायरेक्टर बना हूँ, तो जहाँ-जहाँ पे मेरा इवेंट रहा है, अच्छा, जी। जी, हाँ, जी। फर्स्ट रहा है भाविनी पुरोहित, साथ निभाना साथिया सीरियल में एज अ देवोलीना भट्टाचार्य की सिस्टर का रोल कर हुँ, ऑफ, पहला नाम नहीं जी। बोलूंगा, उनका लास्ट ही नाम बोलूंगा, आपको गेस कर ले को वो नाम पहुंचाने का। गांगुली's daughter all this serial। जी, 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 जी। तो आगे अपने आप को 5 साल के भीतर पीयूष जी, जी, जी। आने जी, वाले जी, 5 जी। साल के भीतर अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 में अच्छा, इस जर्नी में कुछ ठोकरें खाए होंगे आप, कुछ असफलताएँ मिली होंगी, अगर वो अपने व्यूअर से साझा करना चाहें?
जैसे जैसे हम्म है ना कि अ, वो कहावत ऐसी है, साधु चलता भला, साधु को मान अपमान गाली गलौज किसी की परवाह नहीं है। साधु अपना कल्याणकारी काम करते करते आगे बढ़ता है और लोगों को सही रास्ता दिखाता है। वैसे ही मैंने काम किया है, चाहे कितनी भी मुसीबत, चाहे कितनी भी ठोकर पड़ेगी, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, अपने को एक गोल सेट किया है कि समझो अपने को कुछ बड़ा करके अपने होम टाउन, अपने फादर मदर को प्राउड फील करवाने का है। हम्म। उसी मकसद से हम गोल सेट कर आए हैं, वही गोल सेट करके हम काम कर रहे हैं और आने वाले 5 साल में हम लोगों के कंपैरिजन में काम करते रहेंगे। आपके आपके इस संघर्ष में परिवार ने कितना साथ दिया? परिवार का क्या मतलब भूमिका रही? परिवार का साथ की बात करूं तो जब मैं मुंबई आया था, उसी टाइम मेरे परिवार में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसी टाइम मैं मेरे भाई को खो खो के यहाँ पे मुंबई में आया था। मेरे भाई एक्सपायर हो गया था और उसी 1 महीने के बाद मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ था। उसी ट्रेस में फैमिली का ट्रेस था और डिप्रेशन, वही डिप्रेशन लेके मैं मुंबई में आया। एक जुनून था, अपने को आगे बढ़ना है मुंबई की माया नगरी में। मैंने सुना था कि में आप 1 रुपया लेके जाओगे तो 1 करोड़ रुपया, तो वही उम्मीद। जी। कुछ टेक्निकल इशू है लगता है आपके तरफ। फिर से थोड़ा रिपीट कीजिए कि परिवार का जो आपके साथ जो सहयोग रहा आपके इस जर्नी में। है एवरीडे में मिल रहा है मेरे को, क्या है कि पॉजिटिव अदर सिस्टर लोगों के साथ बात करता हूँ तो मेरे को क्या है कि वेव्स मिलते हैं और मेरे को काम करने के लिए वो लोग पुशअप कर रहे हैं। तुम अपना काम करते जाओ, यहाँ पे पैसा नहीं भिजवाओगे तो भी चलेगा, आप अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ अच्छा बन के दिखाओ और कुछ अच्छा नाम कमा के दिखाओ। आपके आपके पास जो जब आप सूरत से मुंबई आए तो सामान कितने थे? क्या सामान लेकर आए थे और क्या सपने लेकर आए थे? मैं मुंबई आया था तो मेरे पास ओनली बैग था, उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, मेरे 100 रुपये पूजा का, भगवान सपने क्या लेकर का। आए थे? और सपने सपने ये तो सामान की बात हो गई, सपने क्या लेकर आए थे? सपने तो बहुत सारे लेके आए थे और कुछ कुछ ड्रीम्स हमारे शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है और कुछ ड्रीम्स हमारे अब। पहला तो मेरा प्रॉपरली कोई गोल या ड्रीम नहीं था, नॉर्मली सपना था कि चलो बॉम्बे में जाके अपन अपना मुंबई से पैसा शुरू किए और देन शांति से रहेंगे, ऐसे सोच के आए थे। बट जैसे जैसे मुंबई में आते गए, लोगों का एक्सपीरियंस होता गया, लोग हमारे साथ जुड़ते गए, तो गोल भी सेट होता गया और ड्रीम भी सेट होता गया और सपने, छोटे से बड़े सपने देखने की आज भी मिल रही है। हर दिन हम बड़े बड़े सपने देख रहे। मैंने हमारे खानदान हमारे खानदान में कोई भी बंदा ताज में नहीं बैठा है। मुंबई आके मेरा ताज में बैठने का सपना 11 बार कंप्लीट हुआ है, 11 बार। और
टॉप लेवल का सेलिब्रिटी का मीटिंग मैंने वहीं पे करवाया है, उसी में से 7 मीटिंग मेरा डन हुआ है। वो कुछ और प्रोजेक्ट रही। दूसरी बात जी। मैंने पाँव भी नहीं रखा है। ये अपना ताज में लोग बोलते हैं कि चाय पीने के लिए आपको 500 रुपये का इतना कप मिलेगा। मैंने फ्री ऑफ में बड़े-बड़े कप में चाय पिया है और फ्री ऑफ में खाना खाया है ताज होटल में। वाह, 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 वाह! तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजर बन चुके हैं, उसके बावजूद भी आप बहुत ही सादगी से रहते हैं, आपकी सादगी का मैं भी कायल हूँ। तो ये कौन-सा थॉट प्रोसेस है जिसके कारण से आप में कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, मतलब ऐसा क्या थॉट है आपके भीतर? कुंदन प्रेजेंट रहोगे उतना ही लोग आपको ग्रेटफुल मानेंगे और आपको उतना रिस्पेक्ट करेंगे। जितना आप दिखावा करोगे लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये सब दिखावा है, नाटक है। जितना आप सादगी रहोगे, सादगी हुँ। मैंने है उन वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। क्षमा करें साथियों, कुछ तकनीकी इश्यू। जी। पीयूष जी, कुछ तकनीकी समस्याएँ आ रही है, नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, नेट का इश्यू लग रहा है। चलिए मैं पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नए युवा साथी जो मुंबई में आना चाहते हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या कुछ आपका मंत्र रहेगा? ये मैं नई नई युवा पीढ़ियों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ो, जोश जुनून के साथ आगे बढ़ो, अच्छे बुराई की पहचान करके आप आगे बढ़ो। जहाँ पे आपको लगता है कि बुरी चीज का छाया आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आप वहीं से बैक हो जाइए, दूसरे रास्ता चुनने की कोशिश कीजिए, वो रास्ता आपको नहीं चल देगा। तो जितना मेरे जितना मेरे को 1 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, उसी हिसाब से नई नई पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी फील्ड में जाना, वो रास्ते पे आपको बुरी चीज का छाया आपके ऊपर आता है, तो वहीं से आप बैकआउट कर लीजिए। बैकआउट आप अच्छे रास्ते की प्रयास कीजिए, वो डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा, नया ठीक। रास्ता। तो साथियों, पीयूष जी का कहना है कि आप एक नया रास्ता चुनिए, वहाँ कोई चुनौतियाँ आती है तो आप प्लान बी भी तैयार रखें और आपका जुनून ही आपको यहाँ पर स्थापित करने में मदद करेगा। लास्ट में नई नई पीढ़ी को एक ही मैसेज, थिंक डिफरेंट बी डिफरेंट। कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। वाओ! एंड कुंदन जी, थैंक यू सो मच, वेरी मच। जी, तकनीकी समस्याएँ बाधा आई और नेटवर्क का इश्यू था, उसके लिए कई बार खलल पैदा हुआ। मेरे व्यूअर से मैं माफ़ी चाहता हूँ।